बोलो रे, किसी को कुछ पूछना है? फ्लूइड स्टैटिक्स हम लोग पढ़े, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे तो फ्लूइड स्टैटिक्स में और भी क्वेश्चन रहता है, बट हमने करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको करा दिए। ठीक है, आज फ्लूइड डायनेमिक्स देखते हैं। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स में देखो क्या होता है कि एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और इसमें लिक्विड फ्लो करता है। तो लिक्विड जो फ्लो करता है वो अपन देखते हैं, ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, इसमें ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। इधर एरिया ज्यादा है और इधर एरिया कम है, दिख रहा है तुमको? इधर स्पीड कम है और एरिया कम हो रहा है, तो देखो स्पीड लिक्विड का क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। दिखा क्या? हाँ सर। ठीक है, यही फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे कि किसी ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो फ्लो जो होता है लिक्विड का दो तरह का होता है, एक होता है लैमिनर फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लैमिनर फ्लो मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नल को बहुत तेज खोल दें, जैसे मान लो ये नल है, ठीक है, ठीक है, एक होता है स्ट्रीमलाइन और एक होता है टर्बुलेंट। तो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, जैसे मान लो ये नल है, ठीक है, और इस नल को अगर हम आराम से खोले तो इससे पानी आराम से ऐसे गिरता है, ठीक है, एकदम स्मूथली ऐसे गिरता है, सही, रैंडमनेस नहीं आता है। तो ये जो फ्लो होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, और एक और नल को बहुत तेज तुम खोल दो, तो नल को बहुत तेज खोल दोगे तो क्या होगा, पानी ऐसे ऐसे गिरेगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, समझ में आ, रैंडम फैलेगा, समझ में आ। इस तरह के फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, समझ में आ? ठीक है, समझ गया। स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो मतलब ये होता है कि अगर पानी का फ्लो हर जगह डिफाइंड है, ठीक है, हर जगह उसका वेलोसिटी, उसका पाथ, उसका लोकस अगर फिक्स है, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि पानी रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हुए निकलता है, कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा, ये अपने को पता ही नहीं चलता है, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। समझ गया? पानी को अगर बहुत तेज खोलते हो तो इसी तरह से रैंडम मोशन करता है ना, जब रैंडम मोशन करता है, तो जब रैंडम मोशन करता है तो इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है। समझ में आ? जब पानी का वेलोसिटी हम कभी बता नहीं सकते कि कब क्या होगा, तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो के बारे में। ठीक है, समझ गए? अब लैमिनर फ्लो में देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि, समझ गए हो, ये हमारे पास एक ट्यूब है, समझ गए? लैमिनर फ्लो में ये ट्यूब है, ये ट्यूब सही से बना नहीं, थोड़ा और हम दूसरा ट्यूब बना रहे हैं। ये ट्यूब है और इसका यहाँ पे ओपनिंग अभी हमने तुम्हें दिखाया था एक वीडियो, ठीक है, ये ट्यूब है, इसका एरिया क्या होता गया, यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया A2 है, समझ गए? और ये जमीन से ये वाला हाइट H1 है और ये वाला हाइट H2 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा, ठीक है, और लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका स्पीड हर जगह क्या है, ठीक है, स्पीड फिक्स है, तो ये जो लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा एक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। इस तरह के पाथ को हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं कि इसमें जो है ना हर पार्टिकल, हर लिक्विड का मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करते हुए ही यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से बाहर किस स्पीड से निकलेगा, V2 से, और मान लेते हैं इंटर किस स्पीड से कर रहा था, V1 से। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर लिक्विड V1 से इंटर करता है और यहाँ पे लिक्विड V2 से बाहर निकलता है, सही। तो इस तरह का फ्लो जिसमें कि हर जगह वेलोसिटी फिक्स है और लिक्विड के मॉलिक्यूल का पाथ फिक्स है, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं या लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, सही। ठीक है, हम लोग आइडियल लिक्विड का बात करेंगे जिसका कि डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। समझ में? लेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी, क्लियर है? अरे सही, ये फोटो बना लेना रे कॉपी में, ठीक है, सही, बना लो। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि टर्बुलेंट के लिए कोई नियम कानून बना ही नहीं आज तक। ठीक है, जो भी नियम कानून बना है
वो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर के लिए ही बना। एक जगह से लिक्विड V1 स्पीड से इंटर कर रहा है और दूसरे जगह से V2 स्पीड से बाहर निकल रहा है। यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, समझ गए? ठीक है, यहाँ का ये जो एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, समझ गए? हम लोग इसी का बात करें, क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो, समझ गए? ठीक है, अब देखो कि यहाँ से जो लिक्विड इंटर कर रहा है इसके बारे में देखते हैं। पहले जो इंटर कर रहा है उसका बात करते हैं। ये जो एंट्री पॉइंट है इसका, जहां का एरिया क्या है A1, हम लोग इस पे पहले फोकस करते हैं। यहाँ से लिक्विड किस स्पीड से इंटर कर रहा है? V1 स्पीड से। अगर बोले dt टाइम में ये लिक्विड कितना दूर मूव कर जाएगा, तो dt टाइम में ये जरा सा आगे चला जाएगा, कितना? V1 इंटू dt, सही है? ये लिक्विड dt टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगा? V1 इंटू dt। एरिया इसका कितना है? A1, समझ में आया? ठीक है, यहाँ का एरिया जहां से लिक्विड इंटर कर रहा है वहां का एरिया कितना? A1, और dt टाइम में लिक्विड कितना आगे बढ़ जाएगा? V1 इंटू dt, क्योंकि स्पीड इसका V1 है। तो कितना वॉल्यूम यहाँ से लिक्विड इंटर कर जाएगा? dV1। dV मतलब जो वॉल्यूम यहाँ से लिक्विड इंटर किया, दैट इज इक्वल टू A1, और ये dx1। dx1 क्या है? V1 इंटू dt। सो dV1 हो जाएगा A1, dx1 मतलब V1 इंटू dt, ये वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आया? और इसको अगर हम ऐसा लिख दें dV1 by dt, तो ये हो जाएगा A1 इंटू V2, A1 V1 मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना मीटर क्यूब पर सेकंड लिक्विड इधर से इंटर कर रहा है, समझ में आया? अरे सही, ठीक है, बोलो रे। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, समझ में आया? वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब हुआ कितना मीटर क्यूब लिक्विड पर सेकंड फ्लो कर रहा है। ये तो जहां से इंटर किया। अब जहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है इसको देखते हैं। जहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है वो एरिया कहीं यहाँ पे है, और वो एरिया कितना है? A2, सॉरी A1, A2 है ना, A2 है। और यहाँ से लिक्विड किस स्पीड से बाहर निकल रहा है? V2। यही ट्यूब का हमारा फिगर था, कुछ ऐसे ही था ना। और ये लिक्विड यहाँ से जो बाहर निकल रहा है इसको देखते हैं, इसका एरिया है A2 और यहाँ से स्पीड है V2। ठीक है, तो dt टाइम में यहाँ से कितना लिक्विड बाहर निकल जाएगा? तो dt टाइम में ये लिक्विड कितना मूव कर जाएगा? dx2, और dx2 कितना हो जाएगा? V2 इंटू dt। तो यहाँ से कितना वॉल्यूम बाहर निकला? दैट इज इक्वल टू A2 इंटू dx2, dx2 मतलब V2 इंटू dt, और यहाँ से आ जाएगा dV2 by dt इज इक्वल टू A2 V2 मीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आया? ये हुआ जितना वॉल्यूम यहाँ से पर सेकंड इंटर कर रहा है, और यहाँ से जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है वो dV2 by dt है। दिस इज ऑल्सो इन मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इस ट्यूब में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा। ये वॉल्यूम फ्लो रेट समझ में आया? ये वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब हुआ कितना वॉल्यूम पर सेकंड लिक्विड का फ्लो कर रहा है। यहाँ से कितना लिक्विड इंटर कर रहा है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट हुआ एंट्री पॉइंट पे, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट हुआ एग्जिट पॉइंट पे। समझ में आया? ठीक है, ये भी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट ही है। ठीक है, दोनों वॉल्यूम फ्लो रेट है। अब अगर हम इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, देखो dV कितना था? dV1 था एरिया इंटू V1 इंटू dt, और हमें पता है dm1 क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू dV। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है? dm। तो कितना kg लिक्विड यहाँ पे इंटर किया वो dm बताएगा। सो dm1 क्या हो जाएगा जो एंट्री कर रहा है? दैट इज रो इंटू dV1। समझ में आया? सो ये हो जाएगा dm1 इज इक्वल टू रो dV1 मतलब A1 V1 इंटू dt, और इसको अगर हम dm1 by dt कर दें तो ये हो जाएगा रो A1 V1
और ये कहलाएगा केजी पर सेकंड। इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। ठीक है, कितना किलो लिक्विड, देखो दो तरह से लिक्विड फ्लो करता है, या तो तुम किलो पर सेकंड में देखोगे, तो किलो पर सेकंड में देखोगे तो इसका मतलब ये हो गया मास फ्लो रेट। ठीक है, या तो तुम देखोगे वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना मीटर क्यूब पर सेकंड या कितना लीटर पर सेकंड फ्लो कर रहा है, सही, तो ये हो जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट पे है, यहाँ पे अगर मास फ्लो रेट देखें तो यहाँ पे dm2/dt क्या हो जाएगा, dm2/dt हो जाएगा ρA2V2 kg पर सेकंड। इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो मास फ्लो रेट। ठीक है, एट एग्जिट पॉइंट, और ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट एट एग्जिट पॉइंट। समझ में आया? ठीक है, देखो जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा, क्योंकि लिक्विड ना कंप्रेस हो रहा है और ना एक्सपांड हो रहा है। 1 किलो लिक्विड अगर ट्यूब में इंटर किया है तो 1 किलो ही निकलेगा, 2 किलो तो बाहर नहीं निकलेगा। समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना लिक्विड इंटर करेगा dm1/dt मस्ट बी इक्वल टू dm2/dt। समझ में आया? dm मतलब ρA1V1 इज इक्वल टू ρA2V2। समझ में आया? और रो कट जाएगा, यहां से आ जाएगा A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आया? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। समझ में आया क्या? यहाँ पर तुमको वॉल्यूम फ्लो रेट बता दिए, dV/dt को वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं और dm/dt को मास फ्लो रेट बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। जब एरिया कम होता है तो स्पीड ज्यादा होता है, और जब एरिया ज्यादा होता है तो लिक्विड का स्पीड कम हो जाता है। समझ में आया? सो ये हमारा एक इक्वेशन बना A1V1, A1 मतलब एरिया और V1 मतलब वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। V1 और A1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, A2V2। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ गए? ये पहला रिलेशन है पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है, सिर्फ यही दो रिलेशन है, A1V1, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज थ्योरम। समझ गए? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि किसी स्टेप में डाउट है ये बता दो, तुम्हें जिस भी स्टेप में डाउट हो बता दो। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे एरिया A3 होता और यहाँ का स्पीड V3 होता तो ये V3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ये एरिया के परपेंडिकुलर, ये एरिया के परपेंडिकुलर, तो A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2 मस्ट बी इक्वल टू A3V3 एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि यहाँ का एरिया और यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी कितना है V3 और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A3, तो A3V3 इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यहाँ का अगर एरिया रहेगा A4, यहाँ रहेगा V4, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A4 इंटू V4। समझ में आया क्या? ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, तीन चीज बताए तुमको, वॉल्यूम फ्लो रेट A1V1, मास फ्लो रेट ρA1V1 और तीसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ गए? मतलब कभी अगर तुमसे बोला कितना किलो पर सेकंड लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें मास फ्लो रेट बताना है। ठीक है, और कितना लीटर लिक्विड पर सेकंड फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें वॉल्यूम फ्लो रेट बताना है। और तीसरा होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ गए? अरे बकोरे, यस सर। हाँ सर। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लो। यहाँ का एरिया A है, यहाँ का एरिया A है और यहाँ का एरिया 1.5 है। समझ गए? ये एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड यहाँ से कितने स्पीड से एंटर कर रहा है, V1 से। ये एरिया A2 है, A है, इससे लिक्विड जा रहा है 1.5 से, और इधर से लिक्विड V3 से निकल रहा है, तो तुम्हें V3 बताना है कितना हो। समझ में आया? हमारे पास एक ट्यूब है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का ट्यूब है, इधर ट्यूब जाके मोटा हो जाता है। समझ में आया? और इधर जो है सेम एरिया का रहता है।
ठीक है, इसका एरिया है 1.5 A3 और इसका एरिया A2 इज इक्वल टू A और ये A1 इज ऑल्सो A। यहाँ से लिक्विड आ रहा है V1 से, यहाँ जा रहा है V2 से, तो यहाँ लिक्विड का स्पीड V3 क्या होगा? V1 दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, V2 दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो V3 का वैल्यू क्या होगा? समझ में आया क्या? एकदम इजी है, कुछ नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 2 क्या, मीटर पर। वेरी गुड, जितना लिक्विड इंटर कर रहा है मतलब A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। जितना लिक्विड इधर से निकल रहा है, जितना लिक्विड, क्योंकि निकलने का दो रास्ता है, पहले दूसरा रास्ता ये और तीसरा ये, और पहला रास्ता जो है वो एंट्री का है, तो जितना वॉल्यूम इंटर करेगा उतना ही जोड़ के बाहर निकलेगा। A1 A है और ये 3 है, A2 A है और ये 1.5 है और A3 कितना है? 1.5 है और V3 पता नहीं। समझ में आया? इसको इधर ले जाओ। समझ में आया क्या? बोलते क्या नहीं हो? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1.5 A इज 1.5 V3 इंटू ये एरिया है, A कट जाएगा, 1.5 A कट जाएगा, सो V3 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग गलत बोल रहे, 2 का बोल रहे, 1 ना? हाँ सर। मान लो इधर से 2 किलो लिक्विड इंटर करता है, तो आधा किलो इधर गया तो 1.5 किलो इधर जाना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इधर का और इधर का निकलने का रेट, ये वाला और ये वाला जोड़ करके इसके बराबर हो। समझ गए? सर पर अगर फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे नहीं, तो देखो इधर से मान लो 1 किलो पर सेकंड इंटर करते, तो पहला और आखिरी को थोड़ी ना इक्वेट करेंगे, इधर से भी तो लिक्विड बाहर निकल रहा है। इधर से मान लो 2 किलो इंटर करता है, इधर से निकला 0.5 kg, तो इधर से कितना निकला? 1.5 kg ना। ये और ये थोड़ी ना बराबर होगा, कुछ लिक्विड इधर से भी जा रहा है बाहर। समझ में आया क्या? जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा, या जितना वॉल्यूम इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। समझ में आया? इधर से 1 किलो अगर आ रहा है तो कुछ इधर जा रहा है, ठीक है, इधर कुछ लिक्विड आ रहा है पर सेकेंड, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो जो बाहर निकल रहा है वो दोनों को जोड़ेंगे और उसके बराबर जो अंदर आ रहा है उसको लिखेंगे। समझ में आया क्या? अरे सही है, ठीक है। अगर एक ट्यूब होता तो एक ही एग्जिट होता, इसमें 2 एग्जिट है ना। समझ में आया क्या? अरे सही, क्लियर है? बोलो। 1 Yes, sir. आंसर है ना। अब दूसरा एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, मतलब ये अपने को यूज करने आना चाहिए, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक रिलेशन और है जो ऑलरेडी तुमको पढ़ा दिए, ठीक है। इक्वेशन है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम तुम लोग पढ़े हो? अरे पढ़ा दिए बर्नौलीज थ्योरम की नहीं? बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा दिए हैं कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोलो। नहीं पढ़ा है। बर्नौलीज थ्योरम हमने तुम्हें पढ़ा दिया। बर्नौलीज थ्योरम कोई नया थ्योरम नहीं है, इट इज सिंपली अ वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक फॉर्म है। अब हम बर्नौलीज थ्योरम तुम्हें बताएं, ठीक है। देखो ये ट्यूब है, या ऐसा अपन ने ट्यूब जैसा लिया था वैसे ट्यूब अपन लेते हैं। अरे जरा जगह जाना, बर्नौलीज थ्योरम हम तुम्हें डिराइव करके बताते हैं, ठीक है। 1 मिनट जरा जगह बना लें। देखो बर्नौलीज थ्योरम में होता क्या है, ठीक है, इसको भूल जाओ। बर्नौलीज थ्योरम में क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ट्यूब है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाया था वही ट्यूब हम ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूब है जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। कैसा था रे स्टार्टिंग वाला ट्यूब, कैसा था अपना, पर देख ले, उसी से हम एक्सप्लेन कर दे पूरा बर्नौलीज थ्योरम। इधर बड़ा था, ऊपर छोटा था, ठीक है। देखो तो हमने जो ट्यूब लिया था वो हमारा ट्यूब कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ से लिक्विड इंटर करता था और ऐसे घूम करके यहाँ से कहीं बाहर निकलता था, है ना। ये हमारा एरिया था A2 और ये एरिया था A1। ग्राउंड से इसका हाइट था, थोड़ा जगह बचाने के लिए हम ये हाइट कम कर रहे हैं, H1 और ये H2, और इसमें लिक्विड इंटर कर रहा था V1 से और इधर लिक्विड निकल रहा था V2 से। सही,
इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो करता था। यही हमारा ट्यूब था, हम इसी ट्यूब से समझा दे रहे हैं, कोई ऐसा अलग नहीं है। अब इसमें देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो जहां से इंटर कर रहा है यहाँ प्रेशर कितना है P1, और जहां से निकल रहा है यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा P2, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कितना फोर्स लगाएगा F1, और F1 क्या होगा, दैट इज P1 इंटू A1, सही है। यहाँ का प्रेशर कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर प्रेशर यहाँ पे P1 है, भाई लिक्विड कहीं से इंटर कर रहा होगा तो वहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो प्रेशर कितना है यहाँ पे P1, तो फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, सही है। और थोड़ी देर में ये कितना खिसकता था, dx1, dx1 कितना था, v1 इंटू dt, स्पीड इंटू टाइम। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, F1 इंटू dx1, ठीक है। सो d1 हो जाएगा F1 मतलब P1 A1, और dx1 मतलब v1 इंटू dt, सही है। दिस इज द वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स। और हाँ सर। इधर वाले एरिया पे देखिए तो इधर प्रेशर P2 है, तो ये फोर्स इधर कितना लगाएगा, F2 इज P2 इंटू A2, और ये लिक्विड किधर जा रहा था, बाहर, कितना बाहर गया, dx2, और dx2 हमारा कितना था, v2 इंटू dt। अब क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx2 इधर है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, dw2 इज इक्वल टू माइनस F2 इंटू dx2, निगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन F2 इधर है, एक्सटर्नल फोर्स, और लिक्विड इधर डिस्प्लेस हो रहा है v2 इंटू dt, ये dx2, सही है। यहाँ एग्जिट पॉइंट पे, ठीक है। सो dw2 हमारा हो जाएगा F2 मतलब P2 इंटू A2, और dx2 हमारा हो जाएगा v2 इंटू dt, सही है, ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स है F1, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है F2। सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखो बंद हो जाए तो लौट आना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा dw1 माइनस dw2, दैट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये वर्क डन किस पे हो रहा है, जो लिक्विड यहाँ इंटर कर रहा है या जो लिक्विड यहाँ बाहर निकल रहा है। यहाँ से लिक्विड कितना इंटर कर रहा है, dm, और यहाँ से लिक्विड कितना बाहर निकल रहा है, वो भी dm, क्योंकि हमने पढ़ा dm1 मस्ट बी इक्वल टू dm2, है ना, ठीक है। सो dw हो जाएगा P1 A1 V1 इंटू dt माइनस dw P2 A2 V2 इंटू dt, टोटल मैकेनिकल एनर्जी it is 1/2 dm into v2 square plus dm into g into h2। यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका मास कितना है dm, और इसका हाइट कितना है ग्राउंड से h2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया dmg h2, और काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 dm into v2 स्क्वायर, सही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये सहलोग तू अकेले ही आंसर किए जा रहे हो भाई, तुम लोग देखो सही है क्या है, यस सर। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, ठीक है, सही। अब यहाँ पर A1 V1 dt, ठीक है, हमने लिखा था A1 V1 dt, हमने लिखा था dm इज इक्वल टू रो A1 V1 इंटू dt, और हमने ये भी लिखा था dm इज रो A2 V2 इंटू dt, ऐसा लिखा था रे। ये dm का वैल्यू सही है, यहाँ लिखे थे देखो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में जहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट पढ़ाए थे ना, वहां पे dm का वैल्यू लिखे थे, देखो dm इज रो A1 V1 इंटू dt, और जो लिक्विड बाहर निकल रहा है यहाँ पे हो जाएगा dm इज रो A2 V2 इंटू dt, क्योंकि ये dm1 और dm2 तो बराबर ही है, यहाँ लिखे ना ये दोनों बराबर है, dt dt कट गया मतलब dm1 मस्ट बी इक्वल टू dm2 मस्ट बी dm, सही है। तो इसी का यूज हमने यहाँ पे करा, ठीक है।
यहाँ पे हमने उसी का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 into dt is dm by rho and A2 V2 dt is dm by rho, सही है। यहाँ पर और यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा P1 dm by rho माइनस P2 dm by rho is equal to 1/2 dm V2 स्क्वायर प्लस dm इंटू G इंटू H2। देखो तो सही लग रहा है। हाँ सर। अब ये जो लिख लिए ना, बराबर है। अब यहां से dm, ये dm सब कट जाएगा, जो भी dm है ये कट जाएगा, ठीक है, सही। अब हमारा फाइनल इक्वेशन जो ये बन जाएगा, ये बनेगा देखो P1 माइनस P2, इधर रो इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा, ये रो को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। देखो रे ये सही है, सही है। यस सर। इसको उठा के इधर ले आते हैं और P2 को इधर भेज देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 1/2 रो V2 स्क्वायर रो G, बंद हो जाए तो लौटाना, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगा एंड दिस इज कांस्टेंट। समझ में आया, यही बर्नौलीज थ्योरम है, समझ में आया। ये क्या है, एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसी को आया कहां से इक्वेशन, बर्नौली है ना, ये आया वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर लिक्विड, देखो दूसरा इक्वेशन ये बर्नौलीज थ्योरम होता है, ठीक है। P1 कहीं का प्रेशर है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH1 इज इक्वल टू P2 1/2 रो V2 स्क्वायर रो GH2 इज इक्वल टू P3 प्लस 1/2 रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3, ठीक है। कहीं पर भी ये बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि प्रेशर जैसे, ठीक है, जैसे इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा, तो यहाँ का अगर 0.1 है तो यहाँ का P1 प्लस 1/2, यहाँ का P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, और ये मान लो थर्ड पॉइंट है तो यहाँ का प्रेशर P3 प्लस 1/2 रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3, और ये 2 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ का P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH3, ये तीनों हमेशा हर जगह का क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा। ये तीनों जोड़ करके स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर जगह कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम होता है। मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स में एक बर्नौलीज थ्योरम है ये बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करने कई बार स्कूल में पूछ लेते रे। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। हाँ सर। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक हाँ है, सर। बर्नौलीज थ्योरम है। मेन यही दो थ्योरम होता है, सही, देख लो। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है। हाँ सर। तो पूरे हाँ, फ्लूइड डायनेमिक्स में बस दो ही चीज है, एक मास फ्लो रेट, एक वॉल्यूम फ्लो रेट, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। यही 3-4 चीज पे पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स बेस्ड है, ठीक है। अब इसको तुम लोग समझ गए हो, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे आए, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम में फ्लूइड डायनेमिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब क्वेश्चन ही है, ठीक है। समझ गए, फ्लूइड डायनेमिक्स कंपैरेटिवली बहुत आसान है। तो 1-2 दिन में फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म करके अपन वेव्स या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। बोलो बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। बग गए, कौन बग गया रे, सब बग गए, सब है। सैलोक, ताहा गायब हो गया और अमन गायब हो गया, वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया, अगले कहानी में चलते हैं, ठीक है। हाँ अगला सर। कहानी देखो अपना क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है।
अब पहला क्वेश्चन क्या है जिसको हम लोग फ्लक्स वेलोसिटी, ये समझ गए हो तुम लोग? लिखना है या समझ गए हो? बोलो, लिखना है क्या? लिख लिया सर। लिख लिया, देख लो। ऐसे हम लेक्चर तो भेज ही देंगे। चलो देखो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला होता है कि जैसे हम तुम्हें क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसको सोचना है बर्नौली से और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ये हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, ये बड़ा सा कंटेनर है, हमने इसमें एक छोटा सा ऐसे होल कर दिया जिसका एरिया क्या है, ए मीटर स्क्वायर है, और इस कंटेनर का, पूरे कंटेनर का एरिया क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, लिक्विड भर रखा, ठीक है, इसमें हमने एक लिक्विड भर रखा है और लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो। समझ गए? लिक्विड का डेंसिटी है रो, समझ गए? तो जैसे ही तुम यहाँ लिक्विड भरोगे, यहाँ से लिक्विड क्या होगा, बाहर फेंकने लगेगा, यहाँ से लिक्विड बाहर इधर फेंकने लगेगा, ठीक है। मान लो लिक्विड का हाइट कितना है, h, ठीक है, और डेंसिटी लिक्विड का क्या है, रो। इस कंटेनर में हमने इतने हाइट तक लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लिक्विड बाहर निकलने लगा, ठीक है, यहाँ पे होल है, यहाँ का स्पीड पता नहीं कितना है, मान लेते कितना स्पीड है, v। अब हमें निकालना है कि ये v क्या हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि तुम्हें लिक्विड का स्पीड निकालना हो तो तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए कि 2 पॉइंट के बीच ही तुम बर्नौलीज थ्योरम यूज करोगे। लिखोगे P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये लिखोगे, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा कहीं भी, है ना, तभी बर्नौलीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। समझ में आ? अरे सही रे, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हम क्या करते हैं, सरफेस पे ले लेते हैं कि सरफेस पे बड़ा इजीली देखा जा सकता, और दूसरा पॉइंट जहां से ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहीं का स्पीड हमें निकालना, ठीक है। अब ठीक है, ग्राउंड हमने यहाँ मान लिया, दिस इज आवर ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लिक्विड V1 स्पीड से नीचे जा रहा है, V1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, और ये हमारा V2 क्या है, V, हमें निकालना है V2। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे चलो, का हुआ रे, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, घर जाना चाहते हो आरामपुर? अरे चलो चलो ठीक है, भाग जाओ, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो क्या कर सकते हो। चलो देखो, तो अब ठीक है, पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए यहाँ का एरिया कितना है, कैपिटल है, तो ये हो जाएगा कैपिटल A इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू V। देखो तो V2 इज V, पहला इक्वेशन ये, ठीक है। यहाँ से लिक्विड V1 से नीचे जा रहा है और ये V2 से इधर बाहर निकल रहा है, V2 तो V है, तो पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P0, तो P1 क्या लिख देंगे, P0 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G, ग्राउंड से इस पॉइंट 1 का हाइट कितना, वर्टिकल H, इज इक्वल टू P2। व्हाट इज P2? सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखोगे, ये क्लियर हुआ, ये तीनों हमने नीचे लिखा, सही है। अब P2 क्या लिखोगे, रो GH, ये गलत हो गया क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है ये लिक्विड के अंदर है या लिक्विड के बाहर है, ये सेकंड पॉइंट ये होल के जस्ट बाहर है या होल के जस्ट अंदर है, ये बताओ। जस्ट बाहर, तो जस्ट बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, यहाँ पे लिक्विड के अंदर ना प्रेशर इज P0 प्लस रो GH रहेगा, हम तो जस्ट बाहर है, तो बाहर में तो एटमॉस्फेयर है, तो P2 इज नॉट P0 प्लस रो GH, इट इज ओनली P0, क्योंकि जहां पे लिक्विड निकल रहा है वो तो एयर है, हम हवा में खड़ा होकर के देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड, इस होल के बाहर स्पीड क्या, हम अंदर थोड़ी ना स्पीड देख, तो P2 इज P0 प्लस 1/2 रो V2 इज V स्क्वायर प्लस रो GH, हाइट क्या हो गया इसका, 0, सेकेंड पॉइंट का, सही है। P0, ये चीज ध्यान रखना P2 का, ठीक है, जहां हो वहीं का बात करना। तो यहां से हमारे पास आ गया 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH इज 1/2 रो V स्क्वायर, रो काट देते हैं,
ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 2gh इज v स्क्वायर। 2 भी काट दिए, सही है ये हमारा दूसरा इक्वेशन। हमें निकालना है v, तो हम v1 का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं av बाई कैपिटल है, ये v1 का वैल्यू चिपका दिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई कैपिटल a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2gh इज v स्क्वायर। समझ गए? समझ गए रे? v स्क्वायर 1 माइनस a बाई कैपिटल a का होल स्क्वायर इज 2gh। देखो तो सही लिख रहे हैं? Yes, sir. 2gh बाई 1 माइनस a बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर। दिस इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ना ये होल से, उसका ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। Yes, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल, मान लो तुम्हारा घर का टंकी, उसमें एक पिन से होल किए, तो पिन का एरिया बहुत कम होगा टंकी के एरिया से। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो a बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0। अगर कभी ऐसा होता है कि एरिया ऑफ होल इज वेरी वेरी लेस देन द एरिया ऑफ टैंक, तो a बाई कैपिटल A क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो उस सिचुएशन में v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2g। समझ गए? अरे सही। इस वेलोसिटी को कई बार हम लोग फ्लक्स स्पीड भी बोलते हैं, जिस स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा होता है टैंक। समझ गए? अरे सही। अगर एरिया पता है, दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे, और अगर एरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन बोल दिया कि एक होल किया टैंक में, तो होल तो बहुत छोटा सा करेगा ना, तो उस सिचुएशन में a बाई कैपिटल A का होल स्क्वायर को, क्योंकि a बाई कैपिटल A इज वेरी वेरी लेस देन 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 के करीब ही हो जाएगा। समझ गए? अरे सही। हाँ ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला कहानी कि अगर कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो किस स्पीड से बाहर आएगा। इसमें दो चीज हमने करा, देखो दो ही चीज होता है एक्चुअली। ठीक है, कि एक कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा बर्नौलीज थ्योरम। तुमको फ्लूइड डायनेमिक्स में सिर्फ यही दो चीज सीखना है, बाकी तो सब तुम सीख चुके हो। और ये बर्नौलीज थ्योरम है क्या, इट इज इन अकॉर्डेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गए? वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। समझ गए? कोई नया थ्योरम नहीं है। ठीक है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसके कंपैरिजन में। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन 1 घंटा चलेगा अभी और हमको बताना है, बट यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ठीक है, तुम लोग का क्लास भी रहता है क्या? अभी एक क्लास और लगेगा तो सारा लॉजिक इसमें समझा देंगे, कुछ बड़ा चीज नहीं है। फ्लूइड डायनेमिक्स कंपैरेटिवली आसान है, दो ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज थ्योरम। बाकी तो वही मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, यही 4 चीज पढ़ना है पूरा। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा भारी चीज नहीं है। जो भारी था वो फ्लूइड डायनेमिक्स स्टैटिक्स था। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स का एससी वर्मा में 25 क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना था। ठीक है, तुम लोग किए नहीं हो। और फ्लूइड डायनेमिक्स तो अपन आगे पढ़ेंगे। बोलो, डाउट के लिए रुके हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है,